नमस्कार। आज का यह वीडियो लेक्चर डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए ई कंटेंट डेवलप करने के प्रयासों की श्रृंखला में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किन स्रोतों से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने के प्रमुख आधार क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों की क्या व्याख्या है, क्या मतभेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है। राज्य की संप्रभुता संपन्न सत्ता के से ऊंची या से ऊपर कोई भी अन्य सत्ता विद्यमान नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समाज पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक होब्स के द्वारा वर्णित की गई प्राकृतिक व्यवस्था के समान है, जिसमें प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अर्थात यथार्थवादियों ने इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष के रूप में चित्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य युद्ध रूपी संगठित हिंसा के लिए निरंतर तैयारी करते रहते हैं, उसमें संलग्नित रहते हैं या फिर इस हिंसा से उभरने का निरंतर प्रयास करते हैं। इस प्रकार से युद्ध अंतर्राष्ट्रीय जीवन की एक प्रमुख विशेषता है जिसे टाला नहीं जा सकता है। राज्यों के द्वारा इस अराजकतापूर्ण स्थिति से उभरने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास के रूप में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कुछ ऐसे संगठित मानकों, मूल्यों, प्रथाओं और सिद्धांतों का संग्रह होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के व्यवहार को नियमित, नियंत्रित और निर्देशित करता है, जिनका अपना कोई भी एक संरचनात्मक ढांचा नहीं होता, जैसे ओटावा कन्वेंशन जिसके द्वारा लैंड माइन्स पर बैन लगाया गया था। इसके विपरीत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनका एक प्रॉपर संरचनात्मक ढांचा होता है, इनका अपना हेड ऑफिस होता है, लेटर हेड होता है, ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगठन। और इन दोनों ही के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बिना अस्तित्व में रह सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि यूनाइटेड जो नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, उसमें भी अगर उसके चार्टर को, जो कि कुछ मूल्यों, सिद्धांतों और मानकों का ही संग्रह है, पर राज्यों के द्वारा सिग्नेचर ना किए गए होते तो आज इस संगठन का अस्तित्व में रहना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ही किसी भी संगठन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य और नियमों और शक्तियों का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत ही आता है। और इस प्रकार से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समाज में राज्यों के द्वारा 3 स्तरीय संस्थानों का निर्माण किया गया। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थान। संवैधानिक संस्थान वो संस्थान है जिनके बिना अंतर्राष्ट्रीय समाज में राज्यों का अस्तित्व असंभव है, जैसे कि संप्रभुता ही विभिन्न राज्य के आपसी संबंधों को आधार प्रदान करती है। मुख्यतः 1648 में वेस्टफेलिया कन्वेंशन के बाद इस सिद्धांत का विकास हुआ और उसके बाद एक दूसरे की जो सीमा रेखा में है हस्तक्षेप न करना इत्यादि सिद्धांतों ने इसे सपोर्ट प्रदान की। दूसरा स्तर है फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस। फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस मुख्यतः जो संवैधानिक संस्थान हैं उनकी नींव होते हैं, जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस
का अस्तित्व में होना बेकार होता है। जैसे इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो एक ऐसे मुख्यतः आधार और कुछ ऐसे नियमों और प्रथाओं का समूह होते हैं जिनके द्वारा राज्य अपनी परस्पर सहयोग और सह अस्तित्व से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल संस्थानों के द्वारा ही, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इनके द्वारा ही राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता अपने समान हितों तथा अपने परस्पर विरोधी हितों को प्राप्त करने का और उनमें सामंजस्य प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। अंतिम है इशू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, यानी किसी भी विशेष विषय से संबंधित संस्थानों का निर्माण राज्यों के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। जैसे कि निशस्त्रीकरण के लिए NPT संधि की गई, परमाणु या प्रसार संधि की गई। दूसरा, मानव अधिकारों के संबंध में इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स किया गया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही एक हिस्सा होते हैं। इस प्रकार से मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा वो है फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, जिसमें इंटरनेशनल लॉ आता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है? बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस कानून से है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को शासित करता है। बेसिकली वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि जो कानून है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है और लोकतंत्र को ही वर्तमान में एक आदर्शीकृत व्यवस्था माना जाता है। और चूंकि प्रत्येक राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र का आदर्शित रूप माना जाता है, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी काव्य लोकतांत्रिकरण का प्रयास किया जाता है और यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून दो प्रकार के होते हैं, एक निजी कानून, दूसरा लोक कानून। निजी कानून का संबंध मुख्यतः जो गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं, जो प्राइवेट स्फीयर में, यानी कि व्यक्तियों के संबंध में प्रत्येक राज्य का अपना प्राइवेट कानून होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं प्रत्येक राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो संबंध में। पब्लिक लॉ डील करता है विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से। पब्लिक लॉ एक ही होता है, प्राइवेट लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोक विधि है वो एक ही है। और राज्यों का संबंध मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंधों को नियंत्रित करता है वो है पब्लिक कानून। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, परंतु सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा ओपेनहाइम ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ में प्रस्तुत की थी। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। परंतु ओपेनहाइम की इस परिभाषा को अनेक विद्वानों ने अनेक आधारों पर आलोचना की है। अनेक विद्वानों ने, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल राज्य ही प्रमुख अभिकर्ता नहीं है। दूसरा, इसने सिर्फ सिविलाइज्ड स्टेट शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सिर्फ यूरोपियन राज्य है, जबकि आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हो चुका है। यूरोपियन राज्यों के अलावा अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल प्रथा और संधि नियमों का समूह है, वरन सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इस प्रकार से यह विधि जो परिभाषा है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि की गतिशीलता को प्रकट नहीं करती, इसलिए इसे अमान्य कर दिया जाता है। एक समग्र परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्टार्क ने प्रदान की है। स्टार्क के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो ऐसे नियमों का समूह है जिसमें अधिकांशतः राज्यों के आचरण संबंधी वह सिद्धांत तथा नियम हैं जिन्हें कि वह अपने ऊपर बंधनकारी महसूस
करते हैं, सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं और जिनके अंतर्गत कुछ नियम सम्मिलित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम सम्मिलित हैं। दूसरा, व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वे नियम जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। इस प्रकार से जो यह परिभाषा है वह अन्य परिभाषाओं से भिन्न है, क्योंकि अन्य परिभाषाएं केवल प्रभुत्व संपन्न राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय मानती हैं, जबकि यह भाषा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को सम्मिलित करती है। इस प्रकार से समय के अनेक संस्थानों की भांति अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था भी सामाजिक चिंतन में क्रांति का परिणाम है, जिसने 18वीं शताब्दी के पश्चात की यूरोपियन और लगभग संपूर्ण विश्व की राजनीतिक संरचना को परिवर्तित कर दिया था। महान विचारक ह्यूगो ग्रोसियस तथा एमरिक दी वातेल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता माना जाता है। इसके पश्चात 1555 की ऑक्सबर्ग ट्रीटी, वेस्टफेलिया संधि तथा यूट्रेट संधि ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में मील के पत्थर का काम किया था। फिर भी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास जो है मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ तक ही हो पाया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास को हम उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित दो सिद्धांतों के आधार पर देख सकते हैं। पहला सिद्धांत है प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, दूसरा अस्तित्ववादी मत। इन दोनों मतों के विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास क्रम भी देखा जा सकता है। जो वर्तमान प्राकृतिक विधि के जो विद्वान हैं उनका मत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की जड़ें प्राचीन यूरोपीय व्यवस्था में रही हैं तथा 19वीं सदी से पूर्व जो अधिकतर यूरोपियन राज्य थे वो राजतंत्र का ही शासन रहा है। उनमें तो राजा और रानियों के द्वारा अपने राजनीतिक सत्ता का आधार मुख्यतः डिवाइन जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट है, यानी कि राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत को माना जाता था। यानी कि राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है और उसके ही आदेशों का वो यहाँ पे फॉलो करता है। राजा का आदेश राज्य की जो टेरिटरी थी उसके अंदर सार्वभौमिक यानी कि सर्वोच्च होता था, जबकि राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों का जो व्यवहार था वो प्राकृतिक विधि से संचालित होता था। प्राकृतिक विधि को मुख्यतः तर्कशील मानव का यानी कि मानव का तर्क का आधार माना जाता था। इसका अभिप्राय ये है कि जो सिविलाइज्ड स्टेट है, जो तार्किक जिसके अंदर रीज़न की पावर है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। धर्म के इस प्रकार से यूरोपियन राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किसी अन्य आधार पर न करके सिर्फ और सिर्फ धर्म के भय से ही करते थे। परंतु जो है बाद में 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है अस्तित्ववादियों ने प्रकृतिवादियों के मत को एकदम ठुकरा दिया। उन्होंने इसके विपरीत मत प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत विभिन्न राज्यों के द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से की जाने वाली विभिन्न संधियां व प्रथाएं हैं। वस्तुतः 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर राज्यों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनेक परिवर्तन हुए थे, जिन्होंने संविधानवाद और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिया था। यानी कि राज्यों के मध्य अब राजा का ही आदेश कानून नहीं था, संविधान के अनुसार राज्यों का शासन संचालित किया गया। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि संसद में जो कानून राज्यों की जो संप्रभुता है वो लोगों की स्वीकृति से निर्धारित की गई है। यानी कि कोई तानाशाही राजतंत्र नहीं है, लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है। इस प्रकार से संसदीय प्रणाली को मजबूती प्राप्त हुई, मतदान अधिकारों का विकास हुआ और इन सब का प्रभाव फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भी पड़ा। इससे एक वैदिक अस्तित्ववादी मत का विकास हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही पॉजिटिव लॉ जिसे कहते हैं उसका उद्भव भी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर हुआ। वस्तुतः यह राज्यों के व्यवहार के मध्य स्पष्ट रूप से
प्रकट होना आरंभ भी हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून को अब संप्रभु राज्यों के मध्य संधि के परिणाम के रूप में देखा जाने लगा, न कि ईश्वर के आदेश के रूप में। राज्यों द्वारा इस कानून के निर्माण में विभिन्न संधियों में सम्मिलित होने के कारण इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं, न कि ईश्वर के भय से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी संबंधित राज्यों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला कानून है, ना कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन राज्यों के द्वारा स्थापित किया गया कोई संस्थान है। इसके अलावा इस पर जब यह अस्तित्ववादी मत प्रचलित हुआ तो उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर किए गए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व में आने के बाद यह प्रक्रिया और ज़्यादा सुसंगठित रूप से चलाई गई। लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, तथा यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के विभिन्न प्रयास किए गए, इनके चार्टर में किया गया। इसके अलावा एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय कानून परिषद की स्थापना भी की गई, जिसको प्रमुख कार्य मात्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण करना था। मुख्यतः राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के अध्ययन के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। कानून मुख्यतः वर्तमान में प्रत्येक सभ्य आधुनिक सामाजिक ढांचे का आधार माना जाता है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्रीय कानून की अपनी कुछ भिन्न विशेषताएं हैं जो उसे अन्य सामान्य नियमों से अलग करती हैं। जैसे कि जो कानून होता है वो किसी भी एक सरकार के द्वारा, सरकारी सत्ता के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है और इसका अर्थ है कि वह राज्य की इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है तथा अन्य सभी जो नियम प्रचलित है उनसे सर्वोच्च उसकी स्थिति होती है। दूसरा, इसमें एक बाध्यकारिता होती है। अब यह कोई भी व्यक्ति यह चूज़ नहीं कर सकता कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है या नहीं करना है। ये सभी पर ही बाध्यकारी होता है, क्योंकि इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। जैसे हम भारतीय राज्य के अंतर्गत भी ये सारी व्यवस्था देख सकते हैं। तीसरा, कानून के अंतर्गत एक पब्लिक क्वालिटी होती है, यानी कि प्रॉपर विधायी प्रक्रिया के द्वारा उस कानून का निर्माण किया जाता है, उसे लागू करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो तानाशाही रूप से उस पर समाज पर थोप दिया जाता है। ठीक है। चौथा है बाइंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स, यानी कि यह एक सीमित जो कानून होता है, एक सीमित राजनीतिक जो टेरिटरी होती है, एक राजनीतिक जो समाज होता है उसके अंतर्गत ये सभी पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है और पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि अगर ये कानून भंग होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए क्या सज़ा दी जा सकती है। इस प्रकार से इन आधारों के आधार पर ही मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति को भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं जो राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के बारे में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में एक कानून नहीं है, यह सिर्फ कुछ नैतिक मूल्यों का ही समूह है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो कोई भी एक जो वैश्विक लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान पालिका नहीं है, ना ही कोई कार्यपालिका है, ना ही कोई न्यायालय है जो कि इन कानूनों का निर्माण सार्वभौमिक रूप से कर सके। दूसरा, इन्हें लागू करवा सके। तीसरा, अगर इनका उल्लंघन होता है तो उस समय भी उनके पीछे बल प्रयोग की शक्ति हो। लेकिन हालांकि ये माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि 1945 में यूएनओ की स्थापना के पश्चात जो महासभा है वो एक विश्व संसद के रूप में काम कर रही है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें विश्व के सभी राज्यों के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं। दूसरा, उस कानून को लागू करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, परंतु इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं है, वो भी पूर्णतः राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह माना जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो एक मृदुल कानून है, वो एक कठोर कानून नहीं है।
परंतु इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति का निर्धारण करते हुए और राष्ट्र कानून के साथ तुलना करते हुए यह तथ्य हमें ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जो राज्य विधि है वो एक केंद्रीय प्रणाली में काम करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विकेंद्रीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत होती है। इस प्रकार से इन दोनों की तुलना समान आधार पर करना उचित नहीं है। राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि उतनी ही सबल एवं प्रभावशाली है अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितनी कि उस प्रणाली व उन परिस्थितियों में वह हो सकती है जिसमें वह कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आज आणविक शस्त्र, पर्यावरण जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय आते हैं जिन पर पूर्ण मनुष्य जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। व्यक्तियों के मानवीय एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के विकास ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्व और प्रभाव में वृद्धि कर दी है। अतः अब ये सर्वमान्य तथ्य हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि है, वह कमज़ोर है, कठोर है, ये सभी अब ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अब नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर संप्रभुता संपन्न होने के पश्चात भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन क्यों करें? ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर एक संप्रभु राज्य को कंपेल किया जा सकता है उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए? इसके लिए भी अनेक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहला है कंसेंट थियरी, यानी कि सहमति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वालों में एंजेलोटी और ट्रिपल, ओपेनहाइम इत्यादि हैं। इस मत को मानने वालों का कथन है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसके नियमों को मानने की सहमति प्रदान कर रखी है। अस्तित्ववादी भी इसी मत को मान्यता प्रदान करते हैं। ओपेनहाइम का भी मत यही है कि उनके अनुसार राज्यों की सामान्य सहमति द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है, परंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि जब कोई एक नया राज्य अस्तित्व में आता है तो उस राज्य के अस्तित्व में आते ही, हालांकि उसने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति उसके अस्तित्व में आने के बाद से कोई सहमति प्रदान नहीं की है, परंतु फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून उस पर लागू हो जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अधूरा माना जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है ऑटो लिमिटेशन थियरी, आत्म नियमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इच्छा होती है जिस पर राज्य अपनी इच्छा से प्रतिबंध लगा के अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं, परंतु यह सिद्धांत भी स्वयं एक परिकल्पना पर आधारित है। अगर राज्य स्वेच्छा से अपनी शक्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो राज्य अपनी इच्छा से वह नियंत्रण समाप्त भी कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य की इच्छा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व निर्भर करता है, तो यह मत उचित नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है पैक्टा सेंट सर्वेंटा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय इटली के विधि शास्त्री एंजेलोटी को है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी शक्ति एक उच्च मौलिक सिद्धांत व नियम पर आधारित है और यह उच्च सिद्धांत पैक्टा सेंट सर्वेंटा है। इसका अर्थ है कि राज्य जो संधियां करते हैं उनका आदर करेंगे, उन्हें सद्भाव से पूरा करेंगे। एंजेलोटी के मत में यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि की नींव है। पैक्टा सेंट सर्वेंटा का सिद्धांत भी अस्तित्ववादी मत के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह राज्य द्वारा की गई संधियों पर जोर देता है और इस सिद्धांत का प्रश्न है, जहाँ तक इस सिद्धांत का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु यह सिद्धांत भी स्वयं में पूर्ण नहीं है क्योंकि अनेक प्रकृतिवादी इसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इस राज्य स्वयं किसी संधि में सम्मिलित होना ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन करने की कोई गारंटी नहीं है। राज्य समय पर किसी भी समय उस संधि से बाहर आ सकता है और वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने से इनकार कर सकता है। चौथा आधार है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत। यह वास्तव में प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार राज्यों के अस्तित्व के पहले मनुष्य अपनी प्राकृतिक दशा में रहता था
और उस दशा में भी उसको कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, आत्मरक्षा का अधिकार इत्यादि। जिस प्रकार मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यों को भी ये अधिकार प्राप्त है, क्योंकि विश्व में अब तक ऐसा कोई नियंत्रण करने वाली शक्ति नहीं है जो सब राज्यों के ऊपर नियंत्रण कर सके और उनको एक सूत्र में बांध सके। अतः हर राज्य के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, जिसे विधि शास्त्रियों ने इसकी भी कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार यह मत इसलिए उचित नहीं है क्योंकि यह राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उनके बीच सामाजिक संबंध जो बंधन होते हैं और सहयोग पर बहुत कम जोर दिया गया है। दूसरा दोष यह है कि कुछ मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि इत्यादि नैसर्गिक अधिकार है, परंतु सत्य यह है कि इस प्रकार के मौलिक अधिकार ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप ही है। जो पांचवा आधार है वो है सामाजिक आधार। विधि शास्त्री विधि के सामाजिक आधार को अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि अन्य विधियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी शक्ति का आधार भी सामाजिक आधार ही होना चाहिए। इन विधि शास्त्रियों का कथन है कि उनका मत वास्तविकता पर आधारित है, इसके प्रवर्तक ड्यूगिट रहे हैं। कर मनुष्य के अस्तित्व के लिए परस्पर अधीनता एक सामान्य विधि है और मनुष्य के मध्य परस्पर अधीनता सार्वभौमिक है, अतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका विद्यमान होना आवश्यक हो जाता है। उनका पालन करने के संदर्भ में अनेक सारे मत प्रचलित हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वर्तमान में वो है विश्व जनमत। विश्व जनमत के दबाव में भी आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सतह पर राज्यों के द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कौन से हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है? मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में सर्वप्रथम स्थान अंतर्राष्ट्रीय अभिसम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस को प्राप्त है। जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उनके संबंध में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विवादों के बारे में निर्णय देता है, उससे संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि जानने के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाले से अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा अनेक विवादों का समाधान किया जाता है। वियना अभिसम्मेलन के अनुसार इनको परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधियां या कन्वेंशंस जो है वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक है विधि निर्माण करने वाली संधियां यानी कि लॉ मेकिंग ट्रीटीज, और दूसरी है संविधा संधियां, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो विधि निर्माण करने वाली संधियां उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। दूसरा जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जैसे कि राज्य के मध्य वाणिज्य दूतों के संबंध में राज्यों के मध्य द्विपक्षीय संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिणत हो गई हैं तथा बाद में जिन पे 1963 में एक अभिसम्मेलन का रूप भी ग्रहण कर लिया था। जो अभी ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल कस्टम्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मानी जाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रथा संबंधी नियम वे नियम है जिनका विकास सामान्यतः एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। प्रथा के जो नियम होते हैं, प्रथा इस मत के अनुसार जब राज्यों की किसी विशेष व्यवहार के मामले में राज्यों की सामान्य स्वीकृति हो जाती है तो यह धारणा बन जाती है कि इस प्रकार का आचरण राज्यों का अधिकार और उत्तरदायित्व बन गया है, तब वह प्रथा का रूप ग्रहण कर लेता है। वाइनर के अनुसार प्रथा एक ऐसी चलन है जिसको विधि शक्ति प्राप्त हो गई है। अतः इस प्रकार जब कोई राज्य किसी अधिकार को जताता है और अन्य राज्य इस संबंध में अपनी मौन सम्मति प्रदान करते हैं तो उक्त राज्य द्वारा जताए गए अधिकार को प्रथा संबंधी विधि की मान्यता प्राप्त हो जाती है। मुख्यतः प्रथा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास तीन प्रकार की विशेष परिस्थितियों में हुआ है।
पहला, राज्यों के राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार तथा अभ्यास। तीसरा, राज्य विधि, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक और प्रशासनिक कार्य। अनेक ऐसे मामले हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनमें प्रथा संबंधी नियमों का हवाला दिया गया है। जैसे जो पॉकेट हबाना सबसे फेमस मामला है, उसमें भी प्रथा संबंधी नियमों को लागू किया गया था। इसके बाद है, लेकिन प्रथा संबंधी नियमों के भी अन्य विधि के समान कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि प्रथा, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रथा है वो काफ़ी लंबे समय से दीर्घकालीन से प्रचलित होनी चाहिए। तीसरा, वह तर्कसंगत हो, ऐसी होनी चाहिए जिसका निरंतर पालन होता रहा, उसमें एकरूपता होनी चाहिए, प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके विषय में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता है तो वह बंधनकारी शक्ति खो देगी, इसलिए स्पष्ट होना ज़रूरी है। सबसे लास्ट है, राज्य इसके सामान्यतः अभ्यास में लाते हों। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथा अपनी कुछ विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक प्रमुख स्रोत के रूप में विद्यमान रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की संविधि के अनुच्छेद 38 में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत को तीसरे क्रम में रखा गया है। मुख्यतः ये नियम सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य नियम से वे नियम होते हैं जिनको करीब करीब सभी राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता प्रदान की है। जैसे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, पैक्टस एंड सर्वेंडा, त्रुटि से हुई क्षति का मुआवजा देने का सिद्धांत है। ठीक है, यह सिद्धांत कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता, निर्णय देने वाले व्यक्ति को दोनों ओर से पक्षकार को सुनना चाहिए, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चौथा है, विधि के प्रमुख स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को भी स्वीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय इस बात को प्रकट करते हैं कि किसी विशेष मामले पर उचित अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होगी। अंतिम है, जो न्याय के मुख्य स्कॉलर्स हैं उनकी रचनाएं हैं, यानी कि न्याय विधि के जो वैज्ञानिक हैं उनकी रचनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख स्रोत के रूप में अपनाया जाता है। परंतु कभी कभी इनकी रचनाओं और जो बहुत सारे लोगों विद्वानों का मानना है कि इन्हें हम स्रोत के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, परंतु इनकी रचनाओं व मतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास होता है। विधि शास्त्रियों के मत स्वयं में कोई स्रोत नहीं होते, परंतु इनके आधार पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का विकास हुआ है। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार उच्च योग्यता प्राप्त विधि शास्त्रियों के मतों तथा रचनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए गौण साधन माना गया है, यानी कि चाहे कम महत्वपूर्ण साधन माना गया परंतु इन्हें एक स्रोत के रूप में स्वीकृत किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्योंकि इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन एक विधिगत दृष्टि से न करके एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन किया है, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में, यथार्थवादी, उदारवादी, विभिन्न क्रिटिकल व्यूज़ हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, इन सब की अवधारणा, विभिन्न जो अवधारणाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में, उनको जान लेना भी अत्यधिक आवश्यक है। दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में बहुत ही भ्रमित है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां, उनके राष्ट्रहितों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मोरगेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राचीन कालीन कानून माना है, जो मुख्यतः इवन जिसके पीछे ना तो कोई विधायी शक्ति है, ना ही कोई कार्यपालिका शक्ति है, और ना ही कोई न्यायिक शक्ति है, जिसके अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून ही नहीं है। हालांकि उन्होंने इसमें जो नियो रियलिस्ट हैं उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है अंतर्राष्ट्रीय कानून में, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को स्वीकार किया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है।
इसकी अपेक्षा उदारवादियों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में काफ़ी स्पष्ट है। उनका मानना जो उदारवादियों का प्रमुख सिद्धांत है, कानून के माध्यम से शांति प्राप्त करना के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थापित करने के विभिन्न जो संस्थान हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, उनमें विश्वास प्रकट करते हैं। हालांकि आदर्शीकृत आइडिया रहा है ये। इसके अलावा क्योंकि इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा है जो उसका प्रमुख केंद्र है, वो ये है कि वो मानव की तर्क शक्ति में विश्वास रखते हैं और मानव के तर्क का ही परिणाम अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करते हैं। हालांकि नियो लिबरलिस्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को शांति स्थापित करने में इतना महत्वपूर्ण संस्थान नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व इस आधार पर स्वीकृत करते हैं कि यह विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा समान हितों को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है और अपने विरोधी हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए भी एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करता है। में 3 प्रमुख आलोचनात्मक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं। पहला है सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो आदर्शीकृत और मानकीय संरचनाएं हैं वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पदार्थ के आधार पर बनाई हुई संरचनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें किसी अभिक्रेता के व्यवहार को समझना है तो उससे पहले हमें उस अभिक्रेता की प्रकृति का निर्माण करने वाले उसके जो हित हैं और उसके जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको समझना अनिवार्य है। इस प्रकार से जो संरचनावादी है वो एकदम अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन के दायरे का विस्तार करते हैं, जो कि रियलिस्ट और लिबरलिस्ट करने में विफल रहते हैं। दूसरा है फेमिनिज्म। अंतर्राष्ट्रीय कानून की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की सारी जितने भी मानक हैं वो एक पैतृक संरचना के आधार पर इनका निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत जो महिला विमेन्स हैं उनको एक विक्टिम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उपनिवेशवादी विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्यतः पाश्चात्य विकसित देशों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा उन्होंने उपनिवेशीकरण एक नव उपनिवेशवाद को जीवित रखने का प्रयास किया है। सारे जितने भी नियम हैं वो यूरोपियन देशों की अपनी व्यवस्थाओं से ही उत्पन्न हुए हैं और इसके द्वारा ही वो अपनी उपनिवेशवाद को परिभाषित करते आए हैं और डिफेंड करते आए हैं। न्यू रेसिज्म है, स्लेवरी, दासत्व है, रंग भेद है इत्यादि सारी नीतियों का समर्थन वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से करते आए हैं। इवन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकृत पाश्चात्य देशों के हितों का समर्थन करने वाले एक संस्थान के रूप में ही काम कर रहा है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के जो कि पूर्ण संप्रभुता संपन्न इकाई हैं आपसी सहयोग और सह अस्तित्व की समस्याओं का समाधान करने के रूप में अस्तित्व में बना हुआ है। परंतु वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी सीमा रेखाओं का विस्तार हो रहा है। अनेक गैर राज्य कार्यकर्ताओं की भूमिका तीव्र गति से इसमें बढ़ती जा रही है। राज्य के कानूनों को इफ़ेक्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। जैसे मानवाधिकारों संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार अनेक राज्यों के द्वारा अपने आंतरिक कानूनों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। इस प्रकार एक वर्ल्ड जो लॉ है या फिर सुपर इंटरनेशनल लॉ है उसके विकास की तरफ अब अंतर्राष्ट्रीय कानून बढ़ रहा है। अंत में स्वयं का मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जिनका अध्ययन सभी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। What do you understand by international law? Describe the nature of international law. What are the sources of international law? तीसरा है critically analyze different approaches in the context of international law. लास्ट है what are the basis for the compliance of international law? तो इन सब प्रश्नों का आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।